गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक वीडियो आपको बनाकर भेज चुका हूं और हमने कहा था कि हम भारत में गरीबी जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं ये सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं अपने नोट्स के सेकंड पेज की, भारत में गरीबी वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो भारत में गरीबी और गरीबी के कारण जो थर्ड पेज के नोट्स हैं जो आज आपको मिल जाएंगे, उसकी वीडियो और इसकी वीडियो आपको एक साथ कंबाइंड रूप में आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं भारत में गरीबी। गरीबी क्या है? हमने जैसे कि जाना था कि भारत में गरीबी क्या है, जहां धन का अभाव या उसकी कमी हो हम उसे गरीब कहते हैं, गरीबी कहते हैं, ठीक है। और गरीब कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपने बेसिक आवश्यकताओं या जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी न कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे, ठीक है। अब भारत में गरीबी क्या है? भारत में गरीबी को अर्थव्यवस्था के आयामों और लक्षणों को ध्यान में रखकर परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जब भारत में हम गरीबी को जब परिभाषित करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के जो आयाम हैं, जो मापदंड हैं और जो लक्षण हैं, जो भी लक्षण आते हैं भारत में गरीबी क्यों है, कैसे है, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही हम डिफाइन करते हैं कि भारत में गरीबी क्यों है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल की जो समिट्स होती हैं, उनमें जो पॉइंट आउट्स निर्धारित किए जाते हैं गरीबी रेखा के, यानी कि इन पॉइंट्स पर आप भारत में या किसी भी देश में गरीबी रेखा के मापदंड बनाएंगे। बेसिक आमदनी जो भी है, जैसे कि हमने डिसाइड किया था एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, वो सारी चीज़ें यहाँ हम देखते हैं, तभी हम अपने यहाँ की गरीबी रेखा को डिफाइन करते हैं। जैसे भारत गरीबी के स्तर पर, जो गरीबी का एक लेवल है या स्केल है, उपभोग और आय दोनों के आधार पर निर्णय लेता है। हमारे यहाँ जो गरीबी का निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है कंजप्शन पर और इनकम पर। कंजप्शन और इनकम दो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि आपने कितना कमाया और कितना उसको खर्च किया। आय क्या है आपकी और आपके खर्चे क्या हैं, यानी कि उपभोग, आपने उसका उपभोग कितना किया और उसकी इनकम क्या है, दोनों को लिया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय है तो है 100 रुपये और आपका खर्चा है 110 रुपये, तो आप जो है अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ सेविंग तो हुई नहीं और अर्थव्यवस्था आपकी बिगड़ी। लेकिन एक क्या होता है कि आपकी इनकम है 100 रुपये और आपने कम चलाया 40 रुपये में, तो आपके 60 रुपये सेव हो गए। अब जब 60 रुपये सेव हुए तो ये पैसा आप बैंक में भी जमा करेंगे, कहीं जमा करेंगे, तो ये पैसा आपका सरकार अपने रूप में काम में लेगी जब, और इसके एवज में आपको उसकी ब्याज देती है, ठीक। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के अच्छे लक्षण हैं। हमारे यहाँ पर गरीबी इन्हीं दो पॉइंट्स पर निर्धारित की जाती है, उपभोग पर और आय पर। अब उपभोग का मापन कैसे किया जाता है? उपभोग का मापन मुद्रा यानी कि पैसे, मापन का मतलब होता है माप, मुद्रा, पैसे। उपभोग का मापन मुद्रा के उस भाग से किया जाता है जो लोगों द्वारा घर की आवश्यक चीज़ों को खरीदने पर खर्च किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उपभोग और आय दोनों के आधार पर किया है, यानी कि कितनी आपकी इनकम है, आपका कितना जो भी आपने कमाया और कितना उसमें से आपने खर्च कर दिया, उस भाग से किया जाता है जो लोगों द्वारा घर की आवश्यक चीज़ें यानी कि बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं उन पर खर्च करने के लिए। जैसे आपके 100 रुपये की इनकम है और आपने खर्च आपका कितना है 110 रुपये, तो आपकी अर्थव्यवस्था खराब है। अगर आपका 100 रुपये में इनकम है और आपकी अर्थव्यवस्था है 60 रुपये की, तो आपकी सेविंग्स जो है अच्छी है। तथा आय की गणना विशेष व्यक्तियों द्वारा कमाई जाने वाली आय के अनुसार होती है। विशेष व्यक्ति यानी कि कुछ लिमिटेड सेक्टर्स के, हर सेक्टर्स को यहाँ इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा की जाती है। 2014 के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में 2014 में हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया गया था। वो कैसे किया गया था? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कितनी रखी गई थी? एक दिन की 32 रुपये प्रतिदिन। ये मनमोहन सरकार के समय की बात है, जब ग्रामीण क्षेत्र में तो 32 रुपये प्रतिदिन गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था और कस्बों तथा शहरों में यही 47 रुपये प्रतिदिन। अब आप लगा सकते हैं कि 47 रुपये प्रतिदिन में आपके घर का खर्चा चलता है कि नहीं चलता है, आप अंदाज़ा लगा पाएंगे इससे बहुत अच्छे से। तो 2014 के अनुसार गरीबी रेखा का जो निर्धारण हुआ था भारत में,
वो हुआ था कि इससे अगर नीचे कोई कमाता है या इतना कोई कमाता है तो वो गरीब है। अब इससे नीचे सब कमाते हैं, यानी कि भारत गरीबों वाला देश है। आप सोच लीजिए, बहुत लोग हैं जो 47 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाते हैं। अब देख लीजिएगा, अंदाजा लगेगा, पता चलेगा आपको। आप अगर अंदाजा लगाएं तो कितना रेशियो निकल के आता है आप लगा सकते हैं। जो व्यक्ति अगर दिन भर में, महीने में, जो रिक्शे वाले हैं या चालक हैं, वो इस तरीके से अगर खर्चा चलाते हैं तो वो कितने व्यक्ति निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो बात करें आगे, कमेंट्स में लिख के या किसी भी तरीके से मुझसे पूछ सकता है। आगे आते हैं, अब हम आते हैं आज के नोट्स पर, पेज नंबर 3 के नोट्स पर, जिसमें हमने एक टॉपिक डिफाइन किया था। ये नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, अभी मिले नहीं होंगे शायद। भारत में गरीबी के कारण क्या क्या हैं, क्यों गरीबी भारत में फैल रही है, तो इसको हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गरीबी एक दुष्चक्र है, जिसकी बात हमने पहले की थी कि गरीबी एक दुष्चक्र है जिसमें बचत का स्तर कम होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 100 रुपये की कमाई और 110 रुपये का खर्चा, तो बचत के चांसेस बहुत कम है। कभी कभी क्या होता है, 10 रुपये आप बचा जाते हैं, 90 रुपये का खर्चा कर लेंगे तो 10 रुपये आप सेव कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है जिसमें बचत का स्तर कम होता है। तथा निवेश के क्षेत्र को ये कम भी करता है। भाई, जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो आप निवेश क्या करेंगे। जब आपके पास अगर 10 रुपये बचेंगे तभी तो आप इसको कहीं सेव करेंगे। निवेश का मतलब लगाने से नहीं होता, निवेश का मतलब सेव करने से भी होता है। कहीं आपने सेव कर दिया, वो आपके इन फ्यूचर काम आएगा, उसको आप जोड़ सकते हैं, उसको आप फिर आपने घर में लगा सकते हैं, किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, किसी रोजगार में लगा सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तथा निवेश के क्षेत्र को भी कम करता है। भाई, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो निवेश के लिए क्षेत्र कहाँ से आएगा। सपोज करिए आपने पैसा जोड़ के एक संस्था बना ली, ठीक है, उसमें कुछ लोग जुड़ेंगे तो ये एक क्षेत्र बन गया ना निवेश का, कि वहां आप लगा रहे हैं, वहां से कुछ लोगों को रोजगार, जिसके कारण फिर से आय का स्तर कम होता है। भाई, क्योंकि पैदा करने के लिए तो जमीन है नहीं, तो चीजें आएंगी कहाँ से। जब जमीन आपके पास होगी तभी तो आप फसल लगाएंगे, और फसल लगाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी तो आय का स्रोत बनेगा। जब सेविंग ही नहीं है तो ये सारे सर्कल रुक जाते हैं। बिना सेविंग के आप सर्कल्स को रोक देते हैं। भाई, 10 रुपये में आपने सपोज करिए एक खेत खरीदा, खेत में आपने आलू बोए, आलू के लिए आपको लेबर चाहिए हुई, आज नहीं चाहिए 10 दिन बाद चाहिए होगी, ठीक है, या 2-4 साल बाद चाहिए होगी। तो वो क्या, ड्यूरेशन बढ़ती है तो आपके द्वारा और लोगों को भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक रास्ता मिलता है। ठीक है, भारत में गरीबी के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण देश के मौसम की दशाएं भी हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। गरीबी जब क्या होता है, जैसे अभी का मौसम आप देख रहे हैं कि फसल कटने वाली है, गेहूं की फसल कटने वाली है, और फसलें हैं, रबी की फसल पूरी तरीके से तैयार खड़ी है, और मौसम जो है बिगड़ रहा है आए दिन। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि जो गेहूं की फसल कुछ जगह पर कट गई थी और मौसम ने उस पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। तो भारत में गरीबी के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण देश की मौसम दशाएं भी हैं, क्योंकि गैर अनुकूल जलवायु बदलती जा रही है। इसका प्रमुख जिम्मेदार आज का व्यक्ति है, क्योंकि आप जलवायु या परिवर्तन या प्रकृति के साथ जब छेड़खानी करते हैं तो ये सारी चीजें बदलती हैं। लोगों की फर्मों में कार्य करने की क्षमता को कम कर देते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब किस तरीके की परिस्थिति हो जाए। बाढ़, अकाल, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करते हैं। ये सारी चीजें आपके उत्पादन को कहीं ना कहीं बाधित करती हैं। चक्रवात आ गया, सपोज करो फसल खराब हो गई, बाढ़ हो गई, फसल खराब, अकाल पड़ गया, गेहूं अकाल खत्म हो गया, शासन नहीं है, भूकंप एक अलग पॉइंट है, लेकिन ये सही सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, उत्पादन को प्रभावित करती हैं हमारे यहाँ। ठीक है, इसमें जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब इन सब के बाद भारत में गरीबी का कारण ये सारी चीजें तो हैं ही हैं, इसके बाद जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम करती है। जनसंख्या वृद्धि, जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होती जाएगी। आज एक व्यक्ति कमा रहा है 4 लोगों के लिए, तो 4 चवन्नी है, 25 पैसे सबके लिए बटेंगे, और वहीं 8 हो जाएं तो उसमें से कितने पैसे हो जाएंगे आप लगा सकते हैं। वो मात्रा जो है और कम हो जाएगी। एक व्यक्ति पर जहाँ 25 पैसे खर्च हो रहे थे, वह हम व्यक्ति पर और पैसे कम खर्च होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह जितना बड़ा परिवार उतनी ही कम प्रति व्यक्ति आय। मैंने एक पॉइंट बड़ा क्लियरली खोल के लिखा है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, और होती है फिर भी आप पूछ सकते हैं, कोई किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। जिस बात को मैं वहाँ कह रहा हूँ उस बात को मेंशन भी कर रहा हूँ, तो उससे क्या है कि जब आप मेरी बात को सुनेंगे और एक बार मेरे नोट्स को पढ़ेंगे
तो ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएंगी। प्रति व्यक्ति आय, सुविधा की दृष्टि से गरीबी को निम्न कारणों में विभाजित किया जाता है। ठीक, अब हम जो है अपनी आसानी के लिए गरीबी को कुछ डिफाइन कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ पार्ट्स में, जिसमें पहला कारण है हमारा सामाजिक कारण, यानी कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां। दूसरा आर्थिक कारण, यानी कि पैसे वाली परिस्थितियां। और तीसरा राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण मुझे हो सकता है बताने की आवश्यकता ना हो, यहाँ पर नेताओं का या प्रशासन का जो भी रोल रहता है वो सब यहाँ रहता है। यहाँ पर राजनीतिक करने वाले जितने व्यक्ति हैं वो फसल को लेकर क्या देते हैं, कुछ लोग इस पर अपना ऋण माफ करा देते हैं वोट बैंक के लिए, जो भी परिस्थितियां हैं। राजनीतिक कारण हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सबसे पहला पॉइंट है जाति व्यवस्था। सामाजिक कारण में जाति व्यवस्था इसलिए पहला पॉइंट है क्योंकि हमने समाज को जातियों के आधार पर बांट दिया है। बांटने से मतलब अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ही पूजा का काम करेगा, कोई शूद्र है तो वो सफाई का काम करेगा, किसान नहीं है। यहाँ जाति के हिसाब से किसान आज बंटने लगा है। पहले किसान होता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आज सामाजिक कारण हमारी जाति व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात, हम बहुत कम लोगों को देखते हैं। जाति व्यवस्था बहुत अहम रोल निभाती है। इसको मैं आगे पूरे तरीके से लिखवाऊंगा और डिफाइन भी करूंगा कि जाति व्यवस्था में ऐसा क्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ बड़ी क्लियर है, जातिवाद आज हमारे देश को खोखला करने में हर क्षेत्र में, जरूरी नहीं गरीबी, हर क्षेत्र में एक अहम रोल निभा रहा है। जाति व्यवस्था सबसे बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए। दूसरा, संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार व्यवस्था का मतलब देखिए, कहना तो चाहिए कि जो है हम कंबाइंड फैमिली में रहें। जब हम कहते हैं हम कंबाइंड फैमिली की बात हम करते हैं तो कंबाइंड फैमिली पुराने टाइम पर या आज के टाइम पर देखने के लिए तो एक गुड हैबिट है, बट जब प्रति व्यक्ति आय कमाने वाला व्यक्ति जो है ज्यादा हो, ऐसा तो है नहीं कि कंबाइंड फैमिली में लोग तो रह रहे हैं 15 और कमाने वाले लोग मुश्किल से 2 या 3, तो भैया वो कैसे खर्चा चलाएंगे। तो ये समस्या है संयुक्त परिवार व्यवस्था। इसलिए ठीक है, अगर यहाँ पर 15 की जगह 25 भी रहे और कमाने वाले अगर 10 हों तो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए संयुक्त परिवार व्यवस्था, इसीलिए भारत सरकार एक पॉलिसी लाने जा रही है, क्या कहते हैं, छोटे परिवार के लिए, जिसमें 4 व्यक्तियों को एक परिवार की श्रेणी दी गई है। अगर इससे ज्यादा होंगे तो सरकारी नौकरी या सरकारी सेवाओं में आपको वंचित रखा जाएगा। जिसका तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षा, जिसके लिए शायद कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति, हमारा समाज सब जिम्मेदार हैं। हम इससे बहुत छूटते हैं और आजकल के युवा या आजकल की पीढ़ी, हो सकता है आप में से भी कोई हो या आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस पॉइंट को हल्के में लेता हो, लेकिन आप सब समझते हैं, इतने पढ़े लिखे आप हैं कि आज जिस चीज़ की कमी या इस समय जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है वो यही है। आज व्यक्ति अशिक्षित होने के नाते ही रोडों पर घूम रहा है और इस बीमारी को अपने घर में न्योता दे रहा है। यही एक कारण है गरीबी का, यही एक कारण है हमारे देश में फैलने वाली जाति व्यवस्था का, यही एक कारण है संयुक्त परिवारों का, बहुत कारण है अशिक्षा। ठीक है, इन सब पॉइंट्सों को हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। उसके बाद दूसरा कारण आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हमारे होते हैं उद्योगों का असंतुलित विकास। बिना स्टेबल किए हुए हम उनको डेवलप करते जा रहे हैं, उनका आगे पीछे का कोई हिसाब नहीं देख रहे कि इसके आगे के परिणाम क्या होंगे, पीछे के परिणाम क्या होंगे। इसका ही एक उदाहरण आपने 2014 के आई थिंक शायद उत्तराखंड त्रासदी में देखा होगा। और दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ठीक है, तो यहाँ तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसका राजनीतिक कारण हम कल डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू।